सबसे पहली बात ये है, जहाँ तक फेमिनिज़्म की बात है, हम इसको मानते हैं आइडियोलॉजी ऑफ, जैसे आपको पता है कि फेमिनिज़्म जो है ये मूवमेंट है। और मूवमेंट किस लिए है? मूवमेंट है ये फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस टू वुमेन। तो इसी तरह यहाँ पर जो है फेमिनिज़्म को एज़ एन आइडियोलॉजी जब हम मानते हैं, तो हम कहते हैं ये आइडियोलॉजी है, लेकिन कब की? आइडियोलॉजी ऑफ कंटेम्पोरेरी टाइम्स। कंटेम्पोरेरी टाइम्स मीन्स पुराने वक़्त में भी, जैसे वोllस्टोनक्राफ्ट के ज़माने में 1850 के अराउंड ये फेमिनिज़्म के खिलाफ, फेमिनिज़्म के हक़ में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। लेकिन रिसेंटली जो है, रिसेंट टाइम्स में इस पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। दैट इज़ व्हाई हम कहते हैं फेमिनिज़्म इज़ एन आइडियोलॉजी ऑफ कंटेम्पोरेरी टाइम्स। तो रिसेंट वक़्त में इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। रिसेंट वक़्त से इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पे? फेमिनिज़्म पे, इन इश्यूज़ पे। ये आइडियोलॉजी कंटेम्पोरेरी टाइम्स की है और पॉलिटिकली इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1900 में, दैट इज 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में क्या हुआ? इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन आइडियोलॉजी, रिकॉग्नाइज्ड एज एन आइडियोलॉजी इन 20th सेंचुरी। अब ये जो फेमिनिज्म है, ये किन बेसिस पे बिलीव करती है? जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, अब जब हम कहते हैं फेमिनिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ कंटेम्पोरेरी टाइम्स और इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज एन आइडियोलॉजी इन 20th सेंचुरी। अब ये जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस क्या है? फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी जो है, बिलीव्स इन टू बेसिस। दो बेसिस है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के। एंड एज फार एज द टू बेस आर कंसर्न्ड, जो पहली बेस है वो है, जो वमेन होती है उनको डिसएडवांटेज मिलता है। वमेन आर disadvantaged because of their sex. Women are disadvantaged because of their sex. अब ये जो डिसएडवांटेज वमेन्स को है बिकॉज ऑफ देयर सेक्स, इसको आप कम कर सकते हो, इस डिसएडवांटेज को आप खत्म कर सकते हो। कैसे? दिस डिसएडवांटेज कैन एंड शुड बी ओवरथ्रोन। दिस डिसएडवांटेज कैन एंड शुड बी ओवरथ्रोन। हम इस डिसएडवांटेज को खत्म कर सकते हैं एंड शुड बी ओवरथ्रोन। इसको पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं। अब जहां तक फेमिनिज्म की बात है, ये हाईलाइट क्या करता है? हाइलाइट्स व्हाट? सबसे पहली चीज इसमें जो आती है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप। पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सेस। इस पॉलिटिकल रिलेशनशिप में क्या आता है? इसमें एक को आप डोमिनेंट मानते हो और दूसरे को आप सब्जुगेट, इंफीरियर मानते हो। सो फेमिनिज्म हाइलाइट्स द पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल। और इसमें क्या आता है? ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप सेक्सेस की क्या होती है? सुप्रीमेसी ऑफ मैन एंड subjugation of women. सो पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सेस हाईलाइट होती है, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ मैन की बात की जाती है और
जो फेस करती है एक्सप्लॉइटेशन या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो है वुमेन। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे इस्तेमाल की टर्म सुप्रीमेसी ऑफ मैन एंड सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। इसके अलावा इट कंटेन्स विद इन इटसेल्फ अ रेंज ऑफ व्यूज एंड थॉट्स। बहुत सारे व्यूज और थॉट्स इसमें आते हैं। फेमिनिज्म में क्या आते हैं? रेंज ऑफ व्यूज एंड थॉट। एज यू नो, हम फेमिनिज्म को पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे थिंकर्स है जिनके हमने नाम सुने हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। अपार्ट फ्रॉम फ्यू जो मैक्सिमम थिंकर्स आए हैं, या जिनको हम कहेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में जो पॉलिटिकल थिंकर्स मेल थे, मेल थिंकर्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। जो मेल थिंकर्स इन पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? वेर एक्सपोज्ड, उनको एक्सपोज किया गया। were exposed by political theory feminists. For mobilization of bias. Mobilization of bias. That means जो मेल थिंकर्स पॉलिटिकल थ्योरी में है, वो हमेशा डोमिनेंस और बायस दिखाते थे मेल की ओर, और उनको एक्सपोज किया पॉलिटिकल थ्योरी में जो फेमिनिस्ट्स आए, जो खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, उनके थ्रू मेल थिंकर्स एक्सपोज हो गए। वो मेल थिंकर्स जो इंपॉर्टेंस दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स को, मेल को। सो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी कंटेम्प्रेरी टाइम्स की रिकॉग्नाइज 20th सेंचुरी में हुई एज एन आइडियोलॉजी। दो बेसिस पे बिलीव करती है। वमेन को डिसएडवांटेज है बिकॉज ऑफ देयर सेक्स, और ये डिसएडवांटेज कम हो सकता है। ह्यूमंस के बीच पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है बिटवीन सेक्सेस, उसमें सुप्रीमेसी की मैन की रहती है और सब्जुगेशन इंफीरियरिटी वुमेन की रहती है। बहुत सारे अपने व्यूज और थॉट्स देते हैं। वो जो फीमेल फेमिनिस्ट थिंकर्स है, उन्होंने क्रिटिक किया, हाईलाइट किया, वीकनेस पकड़ी किनकी? मेल थिंकर्स इन पॉलिटिकल थ्योरी की, जो कि बायस्ड रहते हैं मेल्स की ओर। और जहाँ तक फेमिनिज्म के ओरिजिन की अगर बात करेंगे, अगर एंशियंट टेक्स्ट इस पे हम देखेंगे, अगर आपने सुना होगा सेनेका फॉल्स की, आपने बात सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंशियंट टेक्स्ट, फर्स्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म क्या है? पहली एंशियंट टेक्स्ट फेमिनिज्म की क्रिस्टिन डी पिसान की बुक। क्रिस्टिन डी पिजान्स बुक। उस बुक का क्या नाम है? सिटी ऑफ लेडीज। सो क्रिस्टिन डी पिजान की बुक सिटी ऑफ लेडीज पहली टेक्स्ट है फेमिनिज्म पर। इटली की थी वो, और उन्होंने बुक कब लिखी? 1405 में। ये फर्स्ट टेक्स्ट है, फर्स्ट एंड एंशियंट टेक्स्ट है फेमिनिज्म पर, क्रिस्टिन डी पिजान्स की बुक सिटी ऑफ लेडीज, इटली, 1405। लेकिन मॉडर्न फेमिनिज्म की अगर हम फर्स्ट टेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म भी आती है, सो मॉडर्न फेमिनिज्म की अगर हम क्या देखेंगे,
फर्स्ट टेक्स्ट वो क्या है? वो है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन। सो मॉडर्न फेमिनिज्म की जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, और ये किसने लिखी है? मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, और ये बुक उन्होंने लिखी थी 1792। और इसी बुक के बाद जो मिड 19th सेंचुरी थी, क्या स्टार्ट हुई? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म मिड 19th सेंचुरी के अराउंड। सो मिड 19th सेंचुरी से लेके ये 20th तक भी जारी रही, और इसमें ज़्यादा जो मूवमेंट्स रहे वो वुमेन सफरेज मूवमेंट्स रहे, दैट इज राइट टू वोट, जिसको हम लीगल राइट भी मानते हैं और पॉलिटिकल राइट भी मानते हैं, राइट टू वोट। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है, इसमें पॉलिटिकल लीगल राइट, इसमें वोट के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई, दैट वाज प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। और जब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फीमेल्स को फिर वोटिंग राइट्स मिले कब? 1893 में, विच वाज द country that is, so New Zealand, the first country where voting rights were given to females first of all in the world in 1893। और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स की बात है तो यूनाइटेड स्टेट्स में फीमेल्स को वोटिंग राइट्स मिले 1920 में बाय 19th अमेंडमेंट। सो ये चीज़ें रिलेटेड है फर्स्ट व्यू ऑफ फेमिनिज्म के। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड वेव के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, वहां पर इश्यूज जो रहे, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी रहा कि इक्वालिटी बरकरार रहनी चाहिए, उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन को आपने ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है। और इसी सेकंड वेव के दौरान एक पॉपुलर स्लोगन आया, एंड व्हाट वाज दैट? जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है ये बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। कार्ल हैंस ने ये स्लोगन दिया था। और इस इक्वालिटी को बढ़ाना, मेंटेन करना, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, पर्सनल इज पॉलिटिकल को हाईलाइट करना, इसको एक अपलिफ्ट मिला, एक बैकअप मिला। वो बैकअप इसको किससे मिला? जो 1963 में वो बुक आई जिसमें कहा गया कि फीमेल्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो वो किस किस प्रॉब्लम को हाईलाइट करे, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स विद नो नेम। अपनी बुक में वो लिखी थी बेटी फ्रेडा ने, और बुक का नाम था फेमिनाइन मिस्टीक। 1963 में आई थी फेमिनाइन मिस्टीक। और फेमिनाइन मिस्टीक लिखी थी बेटी फ्रेडान में। और इसी दौरान इक्वालिटी को मेंटेन करना, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, पर्सनल इज पॉलिटिकल फिल प्रॉब्लम्स विद नो नेम इन फेमिनाइन मिस्टीक बाय बेटी फ्रेडान, इससे थोड़ी ये फेमिनिज्म जो है ये रिवोल्यूशनरी हो गई। ये रिवोल्यूशनरी इस तरह से हुई कि पैट्रियार की डोमिनेंस के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, तो रिवोल्यूशनरी एज वेल एज
रेडिकल फेमिनिज्म ये बनने लगी। और इसी स्टेज के दौरान केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स भी आ गई, या इसी दौरान जर्मेन ग्रीर की फीमेल इनक आई, जिन्होंने फोकस किया था इसी पर, पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल पर। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट की 1970 में, और जर्मेन ग्रीर की फीमेल इनक, वो भी इस पे फोकस कर रही थी। और मेन मकसद अगर फर्स्ट वेव का था राइट टू वोट, दैट इज पॉलिटिकल मकसद, फर्स्ट वेव का पॉलिटिकल रहा। और सेकंड वेव का अगर मकसद देखेंगे तो वो थी वमेन्स लिबरेशन। सिर्फ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन नहीं, पॉलिटिकल राइट्स नहीं, बल्कि हर एक एरिया से पॉलिटिकल को छोड़ के, पॉलिटिकल के अलावा बाकी एरियाज में भी वमेन्स को क्या चाहिए, लिबरेशन। सो वमेन्स लिबरेशन वाज द मेन गोल of the second wave. Main goal of the second wave was women's liberation. उसके बाद अगर हम थर्ड वेव की बात कर रहे थे, थर्ड वेव स्टार्ट हुई 1990s में, और इसमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया गया, मोर रिस्पॉन्सिबल, और फेमिनिज्म को बड़ी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस मिली। फेमिनिज्म गॉट पॉपुलर एज वेल एज एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें इकोनॉमिकली वुमेन स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट इज इनकम फॉर वुमेन, और वुमेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स भी दिए गए। और इसमें फोकस किया गया आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को प्रोहिबिट करना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आपने क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, सख्ती से मना करना है, रोकना है। और आपने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ भी जो है आवाज़ उठानी है, वर्किंग अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वुमेन। ये चीज़ें पॉपुलर रही है इन पर्टिकुलर थर्ड वेव के दौरान। फिर जहाँ तक कैटेगरीज की बात है, तो कैटेगरीज में हमने देखी थी लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल, सोशलिस्ट, ORR, मार्क्सिस्ट। सो जहाँ तक कुछ फेमिनिस्ट फिलासफर्स में अगर बुक्स हमने अभी देखी मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की, एक तो इसने लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑफ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। इसी तरह विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन्होंने लिखी थी 1790 में। और इसने एक और बुक लिखी थी, दैट वो अपनी बेटी पे उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था मारिया, और टाइटल उन्होंने रखा था मारिया ORR द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। तीनों वेव्स का जस्ट कंप्लीट हुआ, तो मैं यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की इंपॉर्टेंट बुक्स का तज़किरा कर रहा हूँ। मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन इन्होंने 1798 में लिखी थी। और जो थॉट्स है, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स या गर्ल, वो भी इसकी
बुक थी, वो इसकी पहली बुक थी। थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स कहें या डाटर्स कहें, 1787। सो ये पहली बुक है, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी बुक है। तो वॉलस्टोनक्राफ्ट के साथ साथ जो बेटी फ्रेडान की हमने बात की थी, बेटी फ्रेडान ने फेमिनाइन मिस्टीक 1963, सेकंड स्टेट 1983 और उसके साथ साथ बेटी फ्रेडान को एक लक़ब मिला, मदर ऑफ वुमेन लिबरेशन मूवमेंट। शी इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ वुमेन लिबरेशन मूवमेंट। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हुआ होगा, अगर फर्स्ट वेव के साथ रिलेटेड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी इन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की वजह से, इसी तरह उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की थी। बेटी फ्रेडान जो है, इसकी वजह से पुश मिला सेकंड वेव को, जहाँ मेन मकसद वुमेन लिबरेशन थी। तो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट की मदर मानी जाती है बेटी फ्रेडान। से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फेमिनिज्म में, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन और ओरिजिन और वो स्टैंड, कुछ टेक्स्ट्स दिए थे, उसके बाद हमने जो जिस्ट किया वो किया हमने तीनों जो इसकी वेव्स है, इन पर्टिकुलर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड last, that is third wave. And with this we concluded this very feminism perspective in political theory, and in next lecture we will study another perspective of the political theory.